नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव। जनादेश यानी लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। आज दूसरे चरण का मतदान भी पूरा हो गया और केरल के वायनाड से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। दूसरे चरण के मतदान खत्म होने के साथ ही तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों के दिग्गज नेता भी जनादेश हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे दिन भर क्या चले बयानों के तीर और समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं चुनावी सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। आम लोगों के साथ साथ दिग्गजों ने भी किया मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 1202 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा और बिहार में अररिया की जनसभा में विपक्ष पर साधा निशाना। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का लगाया आरोप। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक और अमित शाह ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया चुनाव प्रचार। जनता को बताई मोदी सरकार की उपलब्धियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में चुनावी रैली को किया संबोधित। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग वाली सभी याचिकाएं की खारिज। बैलेट पेपर की मांग भी ठुकराई। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियां लूटने वालों को दिया गहरा झटका। दूसरे चरण के मतदान के बीच बीजेपी ने खोली कांग्रेस के दावों की पोल। साल 2009 में मुस्लिमों को प्राथमिकता देने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जारी किया बयान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिमों को देना है कांग्रेस और इंडी गठबंधन का छिपा हुआ एजेंडा। और आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि देश में दूसरे चरण का मतदान अब पूरा हो चुका है। और आइए देखते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम में दिन भर की हलचल, क्या है जनता का जनादेश। लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। साथ ही तमाम फर्स्ट टाइम वोटर्स ने अब की बार लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। दूसरे चरण में लोकसभा की 88 सीटों पर मतदान हुआ और तमाम दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इसके अलावा देश भर के मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। कैसा रहा दूसरे चरण का मतदान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लोकतंत्र के महापर्व में उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतार देखने को मिली। इसी के साथ लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर मतदान पूरा हो गया। दूसरे चरण में जिन 88 सीटों पर वोट डाले गए उनमें असम की 5 सीटें, बिहार की 5 सीटें, छत्तीसगढ़ की 3 सीट्स, कर्नाटक की 14 सीटें शामिल हैं। केरल की सभी 20 सीटें, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर की 1, त्रिपुरा की 1, जम्मू कश्मीर की 1, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 8 और पश्चिम बंगाल की 3 सीट्स शामिल रहीं। मतदान के दौरान पहली बार वोट डालने वाले युवाओं और महिलाओं समेत सभी वर्ग के मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। युवा मतदाता सेल्फी लेकर दूसरे मतदाताओं का भी उत्साह बढ़ाते नजर आए। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था फर्स्ट टाइम वोट करने का, और मैं सबको यही कहूंगी कि उनको अपना वैल्यूएबल वोट कास्ट करना चाहिए। हमारे तो यही अपील है सबसे कि आप सबसे पहले अपना वोट दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, उसके बाद कोई भी काम। देश भर में मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। दिव्यांगों और बुजुर्ग मतदाताओं ने भी मताधिकार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं तो ये बोलती हूँ कि सबको वोट डालना चाहिए। देश का निर्माण करना है तो वोट डालो, अच्छे मतलब नेता को वोट डालो जो देश के लिए काम करे, अपने लिए काम ना करे।
कुछ ऐसे नज़ारे भी सामने आए जहां मतदान केंद्रों पर नवविवाहित जोड़ों ने भी मताधिकार का इस्तेमाल कर समाज को लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था का संदेश दिया। मतदान में आम लोगों के साथ साथ खास लोगों ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा राजस्थान से, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में मतदान किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में और निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने पूर्णिया में मतदान किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने नांदेड़ में और केरल भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्र ने वायनाड में मतदान किया है। केरल के त्रिशूर से भाजपा उम्मीदवार और अभिनेता सुरेश गोपी ने भी वोट डाला, तो कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने केरल में अलप्पुझा में मतदान किया। दूसरे चरण में कई केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमाई है। इनमें कांग्रेसी नेता राहुल गांधी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर जैसे नाम शामिल हैं, जिनकी किस्मत दूसरे चरण के मतदान के साथ ही ईवीएम में कैद हो गई है। साथ ही 1202 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में बंद हो गया है। हालांकि जीत को लेकर सभी दलों और नेताओं के अपने अपने दावे हैं। इस बार आम चुनाव कुल 7 चरणों में हो रहे हैं। आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को होगा, लेकिन जनता किसको अपना देगी जनादेश, ये 4 जून को ही पता चल पाएगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो ऐसे में 13 राज्यों की जो 88 सीटें हैं उन पर आज मतदान हुआ है और भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ऐसे में कैसा रहा दूसरे चरण का ये चुनाव, जानने के लिए चलते हैं अपने संवाददाता के पास और जानते हैं कि ग्राउंड जीरो पर वहां पर क्या हकीकत नजर आती है। तो हमारे साथ इस वक्त ऋषि कुमार, जो कि हमारे सहयोगी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से। ऋषि का रुख करते हैं। ऋषि, साफ तौर पर दूसरे चरण का मतदान कई मायनों में बेहद अहम है। अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो आज का वोट प्रतिशत क्या कहता है और कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया है? देखिए गौरव, जहाँ तक गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में दिन भर मतदान शांतिपूर्वक रहा और जो आंकड़े बता रहे हैं कि 50% से ऊपर ये मतदान जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आज तापमान बहुत अधिक देखा गया, इस वजह से भी हम कह सकते हैं, और बाकी शहरी इलाका होने की वजह से यहाँ हाई टर्नआउट का रिकॉर्ड पहले कभी नहीं देखा गया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कोशिश की और लोगों में इस बात को लेकर जागरूकता देखी गई, जिसमें खास तौर से जो वरिष्ठ नागरिक थे वो खुद चल कर आए और जो युवा थे उनके बीच में भी वोटिंग को लेकर एक अलग क्रेज़ हमने देखा। इसके साथ साथ जो तमाम मुद्दे थे वो लोगों के जहन में थे, उनके वजह से भी लोगों को बीच में हमने देखा कि वो वोटिंग करने के लिए आए हैं। तो कुल मिलाकर गाजियाबाद, हमने नोएडा को भी देखा और जो आसपास के इलाकों में जैसे मेरठ है या बुलंदशहर है, इन सभी जगहों से जो टर्नआउट की जो खबरें हैं वो 50% से ऊपर की आ रही हैं और पूरी तरीके से शांतिपूर्वक मतदान देखा गया है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस चुनाव में जिस तरीके से इस बार एक खास मकसद के साथ मतदाता वोट करने के लिए निकला है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखा है। क्योंकि आमतौर पर हमने देखा था कि सामान्य तौर पर ये होता था कि किसी को वोट देना है और इस वजह से वो वोट देने के लिए निकलते थे, लेकिन इस बार कोई ना कोई मकसद ज़रूर हमने उनके मन में झांकने की कोशिश की, तो उन्हें लगा कि इनके पास कुछ मकसद है जिस वजह से वो आ रहे हैं। अब वो किसके पक्ष में है या विपक्ष में है, ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जनता ने इस बार ज़रूर मन बनाया है कि उनका जो वोट है वो ज़रूरी है और वो वोट जो करने आए हैं उनका एक कमिटमेंट हमने देखा है वोटिंग के लिए। जी साफ तौर पर अगर हम 2019 के आंकड़ों को देखें और उसके बाद 2024 काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 5 साल में बुनियादी ढांचे का और ज़्यादा विकास होता हुआ नजर आया। क्या मुद्दे यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी बात प्रभावी नजर आए और युवाओं का जो मन है वो आपने टटोलने की कोशिश की होगी, उनके मन में क्या है और फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं आपकी बार के चुनाव को लेकर? देखिए, फर्स्ट टाइम का जो वोटर है वो एक बेहतर शिक्षा चाहता है और उसके सामने जो बड़ी चुनौती होती है कि किस तरीके से उसका एम्प्लॉयमेंट हो और उसमें जो संभावनाएं किस सरकार में उन्हें ज़्यादा लगती हैं वो उनके जहन में था। इसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण और देश को विकसित भारत बनाने की जो संकल्पना उनके मन में थी कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, वो भी हमने देखी। लेकिन इतना ज़रूर है कि युवाओं के बीच में एक फैंटेसी भी हमने देखी कि वोट कितना ज़रूरी है और इस बात को लेकर जो प्रयास चुनाव आयोग की तरफ से हुए हैं और उनके मन में एक बात घर कर गई है। हमने देखा
कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। अधिकांश युवाओं ने इस बात को कहा कि पहले हम वोट करें, उसके बाद हम अच्छी सरकार की उम्मीद करें। तो एक तो जिम्मेदारी का भाव हमने युवाओं के बीच में देखा, ये एक बड़ा बदलाव युवाओं के बीच में देखा जा सकता है। जी, तो ऐसे में साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि तमाम जो नए वोटर्स आए हैं वो नई उम्मीदों के साथ यहाँ पर नजर आते हैं। तो ऐसे में उनके मन में जो विचार हैं, उन विचारों के आधार पर अब की बार उन्होंने वोट किया है। क्या कुछ नई वहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको वो देखना चाहते हैं? क्या कुछ नया वहाँ पर नजर आ रहा है? और अब की बार चुनाव आयोग की किस तरह की तैयारियां यहाँ पर साफ तौर पर नजर आई हैं, जो तमाम व्यवस्थाएं अब की बार की गई हैं? देखिए, चुनाव आयोग का एक मूल मंत्र रहा है कि कोई भी मतदाता ना छूटे। एक स्वीप अभियान जो चुनाव आयोग का आज से नहीं बहुत लंबे समय से चल रहा है, जिसमें वो निरंतर प्रयास करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता बूथ तक पहुँचे। इसके लिए इस बार जैसे कि मौसम में इस बार काफ़ी गर्मी देखी गई है, इस वजह से आयोग ने जो ज़िला निर्वाचन अधिकारी को सीधे तौर पर निर्देशित किया था कि आप लोगों को बूथ तक पहुंचाने में मदद करें, ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि एक जो मौसम की जो मार है उसकी वजह से बहुत सारे मतदाता ऐसे होते हैं वो बूथ तक नहीं जाना चाहते हैं। तो एक तो ये प्रयास देखा गया। दूसरा प्रयास ये था कि तमाम जो मॉडल बूथ थे, हमने एक महिलाओं द्वारा ऑपरेटेड पूरी तरीके से पिंक बूथ देखा। तो इन तरीके के बूथ के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश होती है कि ये जो वोटिंग के लिए जो क्रेज़ है वो उसको कैसे खड़ा किया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो लगातार शहर में प्रचार प्रसार किया गया कि वोट करना कितना ज़रूरी है, ये एक महत्वपूर्ण प्रयास चुनाव आयोग की तरफ से देखा गया। दूसरी बात, राजनीतिक दलों के द्वारा भी लगातार मतदाताओं के बीच में पहुंचना और अपने लिए भी सही लेकिन वोट के लिए प्रेरित करना एक बड़ा कारण बनता है वोटिंग के लिए। अब ऐसे में ये जो मतदान का प्रतिशत है, मुझे लगता है आंकड़े जब आएंगे तो संभवतः पिछली बार से आगे जाए। निश्चित तौर पर ऋषि, और उन आंकड़ों से बहुत कुछ जाहिर होगा, क्योंकि हमने देखा कि 2019 में किस तरह के आंकड़े आए, और हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि वो आंकड़े अगर बढ़ोतरी की ओर जा रहे हैं तो साफ तौर पर एक अच्छा रिजल्ट यहां पर आता हुआ नजर आएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के उस पार बात होगी आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय की, जिसमें वीवीपैट को लेकर क्या कुछ कहा है और उसके बाद क्या तमाम रिएक्शंस आए हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। तेरी होने वाली मदर इन लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। साथ ही बैलेट पेपर की मांग भी खारिज कर दी गई। कोर्ट के इस फैसले से ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान की मांग को झटका लगा है। ऐसे में इस फैसले के सामने आने के बाद से प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो भी शुरू हो गया। और इस फैसले को लेकर क्या रही राजनीतिक पार्टियों में हलचल, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के वोटों का वीवीपैट पर्चियों से 100% सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी, जिससे ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को बड़ा झटका लगा है। बिहार के अररिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईवीएम को लेकर विपक्ष के दुष्प्रचार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को गहरा झटका दिया है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। सर्वोच्च अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा ने कहा कि एक बार फिर इंडी गठबंधन कटघरे में है। ईवीएम मशीन पर आरोपों को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विपक्ष जब जब चुनाव हारता है तो मशीन पर सवाल उठाता है। ईवीएम मशीन से ही वो कर्नाटक में जीतते हैं कांग्रेस पार्टी,
ईवीएम मशीन से ही वो हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं, तेलंगाना में जीतते हैं, टीएमसी जीतती है बंगाल में, वही मशीन होती है। जब जीतते हैं तब तो ठीक है, और जब हारते हैं तो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। कांग्रेस कह रही है कि अभी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पढ़ रही है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा पैदा करना इस देश की संस्थाओं का कर्तव्य है। हमने वो अभी ऑर्डर पूरी तरह से स्टडी नहीं किया, हमारे कानूनी विशेषज्ञ उस ऑर्डर को पढ़ रहे हैं। रही बात चुनावी प्रक्रिया की, तो चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा इस देश के एक एक वोटर का स्थापित करना सरकार का, विपक्ष का, मीडिया का और चुनाव आयोग का कर्तव्य है। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की 2 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया है। साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव की मांग भी खारिज कर दी। वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। पहला ये कि सिंबल लोडिंग प्रोसेस पूरा करने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील किया जाना चाहिए और इसे 45 दिन तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। साथ ही नतीजे में दूसरे और तीसरे नंबर पर आए उम्मीदवार चाहे तो परिणाम आने के 7 दिन के भीतर दोबारा जांच की मांग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इंजीनियरों की एक टीम द्वारा माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच की जाएगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अपने फैसले में सख्त टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि पिछले सालों में एक चलन सामने आया है कि कुछ तत्व निहित स्वार्थ से देश की उपलब्धियों को कमजोर करने, उसे कमतर आंकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कोई भी अदालत इसकी इजाजत नहीं देगी। मुझे इस मामले में याचिकाकर्ता संगठन की नीयत पर शक है। कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उनकी दलील थी कि ये ईवीएम में एक ऐसी मेमोरी होती है जिससे छेड़छाड़ की जा सकती है। वहीं इस मामले के विशेषज्ञों का कहना है कि बर्न मेमोरी में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। ईवीएम यूनिट्स की बर्न मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। बर्न मेमोरी वही मेमोरी होता है जो वोटिंग इंफॉर्मेशन जो उसमें स्टोर्ड होते हैं और उसको छेड़छाड़ किया नहीं जा सकता है क्योंकि वो एक ही बार प्रोग्रामेबल होता है। आम चुनाव की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी स्पष्ट किया था कि ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा था कि 40 से ज्यादा बार इस देश के सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट ने ईवीएम पर याचिकाओं पर सुनवाई की और हर बार चुनौती को कोर्ट द्वारा खारिज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि ईवीएम पर संदेह करने की बहस खत्म हो जानी चाहिए। ऋषि कुमार के साथ जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और आइए इसी खबर पर अपने संवाददाता का रुख करते हैं। ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, साफ तौर पर अगर देखें तो जो तमाम याचिकाएं थी उनको खारिज कर दिया गया। कितना बड़ा झटका विपक्ष के लिए है ये? देखिए, ये झटका नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत अच्छी पहल है। कम से कम जो सच है और जो तथ्यों के आधार पर है उसी के आधार पर फैसला दिया जाए। अब इस आधार पर कहा जाए तो ये निश्चित तौर से विपक्ष के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जिन तथ्यों के साथ, जिन पक्षों के साथ विपक्ष के लोग इस बात को साबित करने में जुटे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, उस आधार को वो स्पष्ट नहीं कर पाए। और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने साफ तौर से कहा कि हम संदेह और आशंकाओं को यहाँ पर रेखांकित नहीं कर सकते, हमें ठोस सबूत और तथ्यों के आधार पर किसी भी फैसले पर पहुँचना होता है। तो अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो आरोप लगाए जा रहे थे वो तथ्यहीन थे और उनके लिए पर्याप्त साक्ष्य विपक्ष के लोगों के पास नहीं रहे। अब इसमें बात कर लेते हैं कि जो भी फैसला आया है, एक तो बैलेट पेपर को सिरे से खारिज कर दिया है कि ये संभव नहीं है जी। दूसरी बात ये कि जो सभी पर्चियों को गिनने वाली बात थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग इस बात की आगे तफ्तीश करे कि इनको क्या गिनने का कोई तरीका हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। और जो वर्तमान में व्यवस्था है जिसमें कि किसी भी विधानसभा की 5 रैंडमली सिलेक्टेड इलाके जो बूथ होते हैं उनकी जो मिलान होता है वीवीपैट और ईवीएम का, वो पद्धति ही जारी रहेगी। अब जो महत्वपूर्ण पक्ष 2 आते हैं जिनको के लेकर ये जो अर्जी डाली गई थी कि बर्न मेमोरी को कैसे रीलोड किया जा सकता है, इस आधार को ये जो पक्ष था पूरी तरीके से साबित करने में नाकाम रहा। और इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी के पास साक्ष्य हैं
और उनको शिकायत है तो वो 7 दिनों के अंदर इस बात की जांच के लिए जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उनके माध्यम से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात जो बेहद महत्वपूर्ण रही, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी रेखांकित कर दिया कि जो सिंबल लोडिंग यूनिट है उसको लेकर भी अगर आपको शिकायत है तो 45 दिनों के अंदर आप इस पर अपनी शिकायत के आधार पर अपनी कंप्लेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है बेहद सराहनीय है और इस फैसले को इस मायने में देखना चाहिए कि वो व्यवस्थाओं को मजबूत करने के पक्ष में ये फैसला है और इसमें हर बात में हमें किसी एक पक्ष की ओर अड़ना नहीं चाहिए, बल्कि जो भी गुंजाइश हो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने की उनको पूरा करता हुआ ये करने वाला फैसला है। और इसमें जो पूरी की पूरी कवायद है अब निश्चित तौर से रुकनी चाहिए और ये जो बैलेट का जो एक गान था कि बैलेट बैलेट होना चाहिए, अब वो करीब करीब खारिज हो चुका है। अब आगे फिर कभी कोई आएगी याचिका तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि इस लोकसभा चुनाव में अब किसी भी तरीके का कोई भी गतिरोध या मतभेद अब ईवीएम को लेकर नहीं होने वाला है। लेकिन ऋषि, अगर हम इस पर देखें तो साफ तौर पर एक सवाल है कि जब हम देखते हैं एक यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं और वो स्थितियाँ साफ तौर पर इस ओर भी इशारा करती हैं कि जिन राज्यों में चुनाव होता है ईवीएम के जरिए, जब वहाँ पर विपक्ष की कोई पार्टी वहाँ पर जीत कर आती है तो वहाँ पर हमने ये स्थिति देखी है कि वहाँ पर तब सवाल नहीं उठते हैं और ऐसे में जब जहाँ हार जाती है वहाँ पर इस तरह के सवाल उठते हैं। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि मीठा मीठा गप गप और तीखा तीखा थू थू। चाहूँगा संक्षेप में जवाब दें। अब ये तो देखिए बहुत लंबे समय से चला आ रहा प्रकरण है और इस मामले में आयोग ने भी एक व्यंग के माध्यम से जब इन चुनावों की घोषणा की थी तो कहा था कि ईवीएम मांग करती है कि उसको दोषी न ठहराया जाए, दोष अपने आप में खोजा जाए। जनता आपके साथ है या नहीं है ये ईवीएम नहीं तय कर सकती है। ईवीएम का काम है आपको जो जनता कह रही है उसको बताना। तो कुल मिलाकर ये निश्चित तौर से आज ऐसी देश में एक भी पार्टी नहीं है जिसने इस ईवीएम की वजह से सत्ता हासिल नहीं की हो। तो ये तो राजनीतिक ज्यादा है, इसका तथ्यों के आधार पर इसको नहीं कह सकते और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज किया है और ईवीएम आज एक बार फिर से कह सकते हैं कि पाक साफ साबित हुई है। जी बिल्कुल ऋषि, वापस आऊंगा आपके पास क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और काफी महत्वपूर्ण ये चर्चा है। आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ऋषि कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषि का ही रुख कर लेते हैं। ऋषि, साफ तौर पर जी, तो ऐसे में वहाँ पर ऋषि के पास हम जाएंगे लेकिन उससे पहले जो आज दूसरे फेज का जो इलेक्शन हुआ है क्या कुछ रहा है वहाँ पे, रमा त्यागी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। रमा का रुख कर लेते हैं। रमा, साफ तौर पर देखें तो दूसरे चरण का ये चुनाव बहुत कुछ कहता है, तो ऐसे में क्या स्थिति नजर आ रही है और अब की बार जो मतदाता हैं वो कितनी बड़ी संख्या में बूथ तक पहुंचे हैं? देखिए, मतदाता सुबह से ही बड़ी संख्या में बूथों पर दिखाई दे रहे थे और 5 बजे तक का जो आंकड़ा आया था वो 67% से कुछ ज़्यादा वो उसे कहा जा सकता है। अभी जो फाइनल डेटा है वो आना बाकी है, लेकिन जिस तरह का उत्साह दिखाई दिया वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अभी ये दूसरे चरण का मतदान था। पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार 70% जो है वोटिंग यहाँ पर हुई थी, लेकिन अभी फाइनल आंकड़ा आएगा तो उसमें पता लगेगा कि कंपैरेटिवली जो है आंकड़ा कितना बढ़ता है। जी, उत्साह इतना था कि चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बड़ी संख्या में सब अपने घरों से निकल कर आए थे। चुनाव आयोग ने भी काफ़ी अच्छे प्रबंध किए थे, लोगों के अपने मुद्दे भी थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि जिन भी लोगों से हमने बात की उन्होंने कहा कि राष्ट्र के निर्माण के लिए वोट हमारी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है, हमें अधिकार चाहिए तो हमें जो है अपने कर्तव्य का भी पालन करना होगा। चुनावी लड़ाई को देखते हुए भी ये जो संख्या है ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है, क्योंकि चुनावी लड़ाई भी जो है बड़ी दिलचस्प यहाँ पर थी। पहले ये जो इस सीट की अगर हम बात करें 370 के बाद इस पर चुनाव हो रहे हैं और परिसीमन के बाद जो है 18 विधानसभा इसमें आती हैं। एक और जो महत्वपूर्ण फैक्टर इसमें था
कुछ नई सीटें इसमें जोड़ी भी गई और कुछ नई सीटें इसमें दूसरे जिले से भी आई। तो इसको देखते हुए भी जो मत प्रतिशत है जो उन जिलों का था किस पार्टी के पक्ष में जाता है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। चुनावी लड़ाई की हम बात करते हैं तो पहले ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन लगातार जो है 2 बार से बीजेपी इसको जीतती हुई आ रही है। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार भी अपने उन्हीं उम्मीदवार को जो किशोर शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा, उन पर विश्वास जताया। कांग्रेस ने पिछली बार रमन भल्ला को उतारा था जो करीब 3 लाख वोटों से हारे थे, लेकिन कांग्रेस ने इस बार भी रमन भल्ला को उतारा। और जब हमने उनसे पूछा कि इस बार की चुनावी लड़ाई कैसी है तो उन्होंने कहा कि काफी कुछ बदला है और इस बदलाव में वो बदलाव की जो है आशा कर रहे थे। बीजेपी का कहना था कि 370 के बाद जिस तरह से यहाँ पर एक नए कश्मीर का निर्माण हुआ है उसने लोगों की आकांक्षाएं हैं उनको बल दिया है। विकास की बात सभी कर रहे हैं, लोगों के मन में भी विकास एक बड़ा मुद्दा था। लोगों के मन में जो यहाँ पर एक जिसे कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो एक छवि है वो और मुखर हो और उनमें उनका योगदान हो, वो एक काफी बड़ा मुद्दा था। तो उसको देखते हुए जो ये चुनावी लड़ाई है ये काफी दिलचस्प बताई जा रही है। 17 लाख से ज्यादा जो है मतदाता उन्होंने अपने मत को ईवीएम्स में आज कैद कर दिया है। और इसके साथ ही ये भी कहना बहुत ज़रूरी होगा कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर दावे प्रतिदावे और उसकी बात हुई और लोगों ने सबको सुना और अपने मत को यहाँ पर दिया। बहुत गर्मी थी यहाँ पर, गर्मी के बावजूद जो है लोग यहाँ पर निकल कर आए। तो अपने आप में आप देख सकते हैं कि कितनी अहम जो चुनावी लड़ाई थी और जो फैक्टर्स थे वो भी काफी अहम थे। 22 दल यहाँ पर चुनावी मैदान में थे, लेकिन सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस जी रमा आपको रोकना चाहूंगा। दरअसल इस वक्त हम बरेली का रुख करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमा। बरेली का रुख करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रोड शो कर रहे हैं। सीधे वहां का रुख करते हैं और सीधी तस्वीरें आपके साथ साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आप देख सकते हैं किस तरह से जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। साफ तौर पर देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपके साथ बरेली उत्तर प्रदेश से साझा कर रहे हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो हमने देखा है कि जो पिछला लोकसभा चुनाव था 2019 का, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में बीजेपी ने जीत हासिल की थी पूरे उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है, जन सैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है, ताजा हलचल क्या कह रही है? तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि बरेली उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरा जन सैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर लोग कितने उत्साहित हैं, ये साफ तौर पर ये माहौल इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। 1 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो के जरिए होने वाली है। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो 24 का चुनाव तो है ही है, साथ ही साथ 2019 में भी जिस तरह से प्रचंड बहुमत यहां पर मिलता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखा था, तो अब की बार भी जो 400 पार का नारा है उसको और ज़्यादा प्रबल करने के लिए और ज़्यादा सशक्त करने के लिए आगे की रणनीति जो है वो यहाँ से बनाती हुई भाजपा नज़र आ रही है। तमाम रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। ऐसे में बरेली की अगर हम बात करें तो बरेली में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अनुज हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, साफ तौर पर बरेली को लेकर हम देखें तो रोड शो में भारी जनसैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है।
बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या ताजा जानकारी? रोड शो है तो यहाँ बरेली का राजेंद्र नगर इलाका है, हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अभिभाषण को स्वीकार करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में है, क्यों चुनाव का समय है। दूसरे चरण का जो मतदान है वो आज होता है। ठीक है अनुज, आऊंगा आपके पास। विनोद जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विनोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी, साफ तौर पर यह जनसैलाब बहुत कुछ कहता है और यही तो है कि जब प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए लोग यहां पर व्याकुल नजर आ रहे हैं। ये उत्साह, ये जोश साफ तौर पर इस को बयां कर रहा है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। सही गौरव, आप देख रहे हैं ये नजारा, और ये नजारा जो है पूरे हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र का जो अभी उत्सव चल रहा है जी, उसके बीच में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का जब कभी भी रोड शो होता है तो शायद लोगों को एक जिज्ञासा जो अपने लोकतंत्र और उसको गौरव करने के लिए एक कारण देता है, तो उसमें से किसी नेताओं और प्राइम मिनिस्टर मोदी का कम से कम ये रोड शो से जरूर उसको ये बल मिलता है। ये देखिए, ये भारत के लोकतंत्र को जब ये कहा जाता है कि दुनिया में भारत के लोकतंत्र और खास करके इलेक्शन को इतने करीब से लोग क्यों देखते हैं, तो उसके पीछे ये नजारा भी होता है जब लोगों के देखिए दोनों बगल लोग किस तरह से हाथ हिलाते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के जो अभी रोड शो में दोनों जा रहे हैं उनका अभिवादन करते हुए जो ये नजारा आप देख रहे हैं, दुनिया के शायद किसी देश में इस तरह का नजारा आपको नहीं लगा होगा। शाम का वक्त है, अभी आप देखिए इतनी धूल से वहाँ आंधी और तूफान का ये अभी लोगों ने सामना किया हुआ धूप के बाद, उसके बाद जो है लोगों की ये भीड़ देखिए और लोकतंत्र में और अपने नेतृत्व को लेके जो आप उनका जो एक जोश है, तो आप ये मान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी इस देश में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में एक नेता तो सामने में है जिससे लोगों में एक भरोसा और एक उम्मीद जो दिखती है। तो यही भरोसा और उम्मीद जो जोग दर जोग लोगों को आप सड़क के दोनों किनारे हुए चलते हुए देखते हैं, तो ये लगता है कि इस देश की लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब लोगों से हाथ अभिवादन करते हुए उनका अभिवादन लेते भी हुए देखते हैं, तो लगता है इस देश में एक नेतृत्व ने सचमुच में लोगों के बीच अपनी खासी जगह बनाई है। गौरव, बिल्कुल विनोद जी, साफ तौर पर हमने ये देखा, हमने 2014 के आंकड़े देखे, 2019 के आंकड़े देखे और अब की बार 2024 में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ भी नजर आएगा। तो ऐसे में अगर हम सियासी रणनीतियों को देखें तो अब की बार की रणनीतियां क्या कहती हैं और 2024 का जो नतीजे जो सामने आएंगे वो अब की बार में काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है और उसकी बानगी लगातार हम देखने को मिल रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब एक जगह या एक शहर में रोड शो करते हैं तो उसका इम्पैक्ट दूर तक होता है जी, और वो दूर दूर तक उसके बाद से उन सब चीजों से लोग उससे आकर्षित होते हैं। ये रुहेलखंड का जो बरेली है जिसके बारे में हम लोग ने झुमका बरेली वाला सुना होगा जी, लोग जो झुमका बरेली वाले की खासियत ये भी है कि लोगों में अपने नेतृत्व को लेके यहाँ गजब का उत्साह होता है। रुहेलखंड में और पूरे इलाके में कभी सपा बसपा का आप देखिए कि उस समय में उनका एक राजनीतिक गणित बहुत फिट बैठता था, लेकिन ये बीजेपी है और नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस रुहेलखंड में बीजेपी आज की तारीख में पिछले 2019 के इलेक्शन को भी आप देखें तो 55% का वोट शेयर लेने वाला ये इलाका है। तो आप ये कह सकते हैं ये इस दिनों में बीजेपी का एक मजबूत गढ़ और मजबूत किला की तरह बन गया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जब नरेंद्र मोदी जब अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करते हैं, अपने रैलियों में जाके और कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से संभालिए कि क्या नजारा है। ये शाम के वक्त लोगों के हाथ में स्मार्टफोन मोबाइल से लोग एक एक तस्वीर पाने के लिए जिस तरह से लोग व्याकुल हैं और जिस तरह से हजारों हजार लोग अपने अपने मोबाइल को स्क्रीन ऑन करके पीएम मोदी को अभिवादन कर रहे हैं, शायद इस देश में किसी नेतृत्व को इससे पहले कभी नहीं मिला होगा। ये गौरव जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, ये कम से कम उनको इस देश की वर्तमान राजनीति में एक अलग राजनीति का एक अलग राजनीतिक चेहरे के रूप में स्थापित करता है।
ये जो ललक है लोगों में, ये जो उत्सुकता है लोगों में, ये कम से कम भारत के राजनीतिक इतिहास जब लिखे जाएंगे तो शायद नरेंद्र मोदी का वो नाम लिया जाएगा जिसने जनता के बीच में अपने संवाद से, अपने काम से, अपने व्यवहार से और अपने पौरुष कुशलता से जो पुरुषत्व दिखाया है पिछले 10 साल के शासन में, तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। जो आप इस भीड़ में देख रहे हैं, जिस तरह से हजारों लाखों लोग दोनों बगल खड़े हुए अपने अपने स्मार्टफोन, अपने मोबाइल फोन से एक एक पिक्चर, एक एक शॉर्ट्स को, एक एक वीडियो को बना लेने के लिए उत्सुक है, शायद इस देश में आज की तारीख में या दुनिया में आप कहें तो किसी नेता को शायद ये सम्मान का हक नहीं मिला है। बिल्कुल विनोद जी, डबल इंजन की सरकार है और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2022 में भी हमने देखा, 2019 में हमने देखा कि 80 में से 73 सीटें, और उसके बाद अब की बार जब हम 2022 में उसके बाद हमने देखा तो वहां पर भी तमाम कीर्तिमान रचते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आई। अब की बार की चुनाव को लेकर जमीनी हकीकत क्या कहती है, क्योंकि अब की चुनाव का जो अब की बार का जो नारा है 400 पार का, आपको क्या लगता है तमाम जो मुद्दे हैं वो अब की बार कितना इसमें प्रभावी नजर आएंगे? इंपॉर्टेंट चीज है, आपने बढ़िया सवाल पूछा है कि देखिए इस देश में आप एक मान के बैठे हुए हैं कि मोदी के एंटी इनकम्बेंसी लहर भी फैक्टर भी होगा जो उनके काम आ जाएगा या उनके झोले लोग एक तरह से उनके झोले में वोट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता जी। आज ही जब मैं देख रहा था पवन खेरा, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, मीडिया सेल इंचार्ज है, वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब लोगों के बीच में जाते हैं और जब हमारी बात रखते हैं कि हम जो है ये मुस्लिम आरक्षण और मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा हमें हो रहा है। और ये जो हमारा स्लोगन है, जिसकी जितनी आबादी उतना हक, हम जब बात करते हैं और हमारी मैनिफेस्टो को बार बार नरेंद्र मोदी उसके लिए उस पर अपने व्याख्या देते हैं, तो इससे कांग्रेस को फायदा हो रहा है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है जो हम लोगों के बीच जाए। तो एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता ये बात मान रहे हैं कि उनके मैनिफेस्टो को लेके भी नरेंद्र मोदी अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी ही जा रहे हैं, तो यह मान सकते हैं कि उनकी तैयारी कितनी है जो अपनी बात अपने लोगों में, अपने वोटर्स में, अपने कार्यकर्ताओं में भी नहीं पहुंचा पाए हैं। लेकिन पीएम मोदी ने जब वो एजेंडा बना रहे थे, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो शायद इस भीड़ को देख के उन्हें एहसास होना चाहिए, क्या ये भीड़ उनके इस बातों से हंस नहीं रहा होगा? ये जो लोकतंत्र का उत्सव लोग मना रहे होंगे, ये उनका एजेंडा इस लोकतंत्र खतरे में और संविधान बचाओ में कहीं से फिट बैठता है? तो ये सारी चीजें हैं कि आप नैरेटिव बदल के जो विकसित भारत संकल्प को के जो अभियान है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, उसको आप बदलना चाहते हैं, डिस्कोर्स को बदलना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब कभी अपने इलाके में कहीं भारत के किसी कोने में जाते हैं और जो जनता का जो उन्हें समर्थन मिलता है, वो उनके विकसित भारत संकल्प को एक मजबूती देता है, उन्हें एक विश्वास देता है कि नैरेटिव का कम से कम जमीन पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सौरभ, बिल्कुल साफ तौर पर ये नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा कि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, जन सैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है, भारी संख्या में लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ये रोड शो कई मायनों में बहुत खास होने वाला है। और विनोद जी, अगर हम देखें इसको तो साफ तौर पर यहाँ पर जो तमाम हमने देखा जो योजनाएं चलाई गई, जो परियोजनाएं चला गई, उससे 2019 में तो इम्पैक्टफुल रहा ही, लेकिन 2024 की दृष्टि से आप क्या मानते हैं, कौन सी ऐसी योजनाएं रही जो अब की बार बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती हैं? गौरव, देखिए योजनाएं की आप गिनती गिनाने लगेंगे तो अभी आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी का जो गरीब कल्याण योजना है, जिसके लेके 80 करोड़ के लोगों को मुफ्त राशन की बात 5 साल तक की गई है और लोगों को राशन उनके घर पे मिल रहा है, ये सब बातें तो है, लेकिन उसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो डिस्कस करने वाली है कि थर्ड टर्म के लिए एक देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जब लोगों के बीच जाते हैं और उसके बाद इतना अपार जन समर्थन मिलता है, शायद दुनिया के किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां जहां भी लोकतंत्र है, जहां जहां भी लोगों का वोट का सिस्टम है, वहां कम से कम थर्ड टर्म के प्राइम मिनिस्टर का इतना जन समर्थन नहीं कहीं भी देखा होगा। तो ये विश्वास जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस काम को लेके है, उन योजनाओं को लेके है, जो लोगों ने इस बात का जो परिवर्तन देखा है, चाहे वो एक गरीब के घर में उनका घर का चूल्हा जलाने की बात हो या घर की रोशनी कराने की बात हो, घर की
शौचालय की कराने की बात हो या प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो या प्रधानमंत्री जन धन का जो स्कीम है उसकी बात हो, ये सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो आयुष्मान कार्ड है, ये सारे इतनी चीजें हैं जो किसी भी बात को किसी नैरेटिव से आप उसको झुठला नहीं सकते हैं। इस देश में जब लोग वोट बैंक बनाने की बात करते हैं, वोट बैंक की बात चर्चा करते हैं, तो शायद यह भूल जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की इन सारी योजनाओं का भी एक लाभार्थी वर्ग है जो पीएम मोदी के लिए वो वोट बैंक है। वो महिलाएं जो उनके लिए उनके कामों से उनके इस परिवर्तन के सीधा सीधी उनके जीवन में एक बदलाव आया है, वो लखपति दीदी जिनके जीवन में एक बदलाव आया है, वो डेफिनेटली एक प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस युग आप इस कह सकते हैं 2024 में वो सबसे बड़े वोट बैंक हैं जो कम से कम एक कृतज्ञता है इस लोगों के मन में, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, लेकिन उसके जीवन में अगर परिवर्तन आया है, किसी के जीवन में परिवर्तन आया है, तो वो डेफिनेटली किसी भी विपक्ष के किसी भी बड़े एजेंडे को संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ के झांसे में बिल्कुल आने वाला नहीं है। ये बात ये भीड़ बता रही है। गौरव, ठीक है विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज, साफ तौर पर ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं और आपकी बार की अगर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं में कितना जोश नजर आ रहा है, क्योंकि 400 पार का नारा तो दिया गया है और साफ तौर पर यह भीड़ भी बहुत कुछ कह रही है। कार्यकर्ताओं में कितना जोश है? अपने जनप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बरेली की जनता जो है सड़कों पर उमड़ पड़ी है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे हजारों की संख्या में फूलों से अपने प्रिय नेता प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रही है। बरेली की जनता स्वागत कर रही है और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ सड़कों के दोनों तरफ छतों पर घरों पर जो है लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वीडियो है वो भी साथ के साथ प्रधानमंत्री का यहाँ की जनता बना रही है। और सबसे बड़ी बात गौरव यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में कमल का फूल है जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तीसरे चरण का चुनाव होगा और तीसरे चरण के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खाते में जाए, क्योंकि हम जानते हैं 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव में 10 में से तीसरे चरण में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और इस बार भी मकसद यही है कि ना सिर्फ पिछले प्रदर्शन को दोहराया जाए बल्कि 10 की 10 जो लोकसभा सीटें हैं उनको जीता जाए। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस रोड शो में हैं। भारी संख्या में जन सैलाब अपने प्रिय नेताओं को देखने के लिए यहाँ बरेली के जो सड़कों पर है यहाँ पर उमड़ पड़ा है। करीब 1.5 किलोमीटर का ये रोड शो है और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं अपनी गाड़ी को धीमे करते हुए धीरे धीरे आगे चल रहे हैं ताकि लोगों की जो इच्छा है, जो लोगों की जिज्ञासा है अपने प्रिय नेता को करीब से देखने की, वो पूरी हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए जनता का अभिवादन लेते हुए स्वीकार करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हम जानते हैं कि पिछले 2 चरणों के अंदर जो मतदान हुआ है उसमें एक अच्छा जो है प्रतिशत जो है भारतीय जनता की पार्टी की तरफ जो है वो देखने को मिला है। और अभी क्योंकि 7 चरणों का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी चुनाव होगा, ऐसे में बाकी के जो चरण बचे हैं उसमें भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खाते में जाएं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आखिर प्रधानमंत्री के रोड शो में गौरव हम देखते हैं कि जब भी वो देश के किसी इलाके के अंदर जाते हैं तो आखिर इतनी संख्या में जन सैलाब क्यों उमड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास के कार्य किए हैं, जो विकास की रफ्तार को तेजी से आगे बढ़ाया है, उससे आम जनजीवन में जो एक बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हर लोग इसी बात को बोलते हैं कि पिछले 10 वर्षों में जो कार्य हुए वो कई दशकों में नहीं हो पाए। मैं बरेली विधानसभा की बात करूं गौरव तो ये काफी महत्वपूर्ण सीट है। बरेली लोकसभा के अंदर जो है हम देखें तो
यहाँ ज्यादातर जो है संतोष गंगवार जो यहाँ के जनप्रिय एक उम्मीदवार हमेशा रहे हैं, सांसद रहे हैं, वो 8 बार लोकसभा में पहुंच चुके हैं। उनके नाम एक रिकॉर्ड है, देश के अंदर 8 बार उन्होंने यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने छत्रपाल सिंह गंगवार को टिकट दिया है और एक कांटे का मुकाबला इस सीट पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जो यहाँ पे है एरन को जो है वो यहाँ पे टिकट दिया गया है, वो भी चुनावी मैदान में है। कांटे का चुनाव है और कांटे के चुनाव को इसी तरह के जो रोड शो हैं वो और ज्यादा जो है दिलचस्प बना देते हैं। सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का उत्साह देखने को मिलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जिस तरीके से जनता सड़कों पर निकलती है, ये जो तस्वीरें हैं ऐतिहासिक तस्वीरें होती हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जिस तरीके से जनादेश पिछले 10 वर्षों के अंदर मिला है, वो भी एक ऐतिहासिक है। और ये ऐतिहासिक तस्वीरें जो है इस समय आप टेलीविजन पर देख रहे हैं। बरेली के राजेंद्र नगर के बीचों बीच ये रोड शो आयोजित यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से हो रहा है। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। बिल्कुल अनुज, आपने लोगों से भी यहाँ पर बातचीत की होगी, क्या उनके मन में भाव है, क्योंकि प्रधानमंत्री पहली बार बरेली में रोड शो कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल आपने सही कहा, कई यहाँ पर जनसभाएं तो पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कर चुके हैं, लेकिन रोड शो और ये हम जब पिछले 2 दिन से यहाँ पर हैं, यहाँ के लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल यही सवाल किया जो आपने उठाया है गौरव। पहली बार अपने प्रधानमंत्री को इतने करीब से देखना, और वो संभव हो पाता है इस तरह के रोड शो के माध्यम से ही। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसी बरेली जिले के अंदर एक दूसरी लोकसभा आती है, आंवला लोकसभा, वो जिला एक ही है लेकिन लोकसभा दूसरी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा, बड़ी जनसभा को वहां भी संबोधित किया। तो हम कह सकते हैं कि बरेली और आंवला की जनता के लिए एक बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 दिन तक बरेली की जनता के बीच में है। और सबसे बड़ी बात यही है कि बरेली की जनता ने जिस तरीके से वोटों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को लगातार जो है अच्छी जीत इस इलाके से दिलाई है, हर बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को चुनकर जो है लोकसभा के अंदर भेजा है, यही एक सबसे बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री भी जनता के बीच में इस समय ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर वक्त गुजारना चाहते हैं। कल एक बड़ी जनसभा आंवला में होने के बाद एक बड़ा रोड शो यहाँ पर आयोजित हो रहा है बरेली की शहर के बीचों बीच। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस तरीके का उत्साह इस समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है बरेली की जनता के बीच में, इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपना हाथ हिलाते हुए जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हम बीच बीच में गौरव इस बात को भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी को कई बार बहुत धीमे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ छतों के ऊपर भी काफी संख्या में लोग खड़े हैं और प्रधानमंत्री कई बार ऊपर की तरफ जो है देखकर जनता का अभिवादन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को संपन्न होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में जा रहे हैं। हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के अंदर 4 जनसभाएं कर रहे हैं, उसके बाद जब समय मिलता है तो रोड शो भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मेहनत करते हैं, ना सिर्फ पार्टी के लिए, ना सिर्फ संगठन के लिए, देश के लिए जिस तरीके से मेहनत करते हैं, वो जनता के अभिवादन से इस बात के एक प्रमाण है कि जिस तरीके से 10 वर्षों के अंदर विकास के कार्य किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसीलिए यहाँ की जनता सड़कों पर एक जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब यहाँ से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रास्ता अब जो है दूसरी तरफ मुड़ेगा और वहां भी भारी संख्या में लोग हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात हम गौरव आपको बताएं कि ये रोड शो सिर्फ 1.5 किलोमीटर का है, लेकिन 2 किलोमीटर के रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गाड़ी है वो बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ पा रही है। और उसका कारण यही है कि भारी संख्या में जब सैलाब बरेली के शहर में, बरेली में यहाँ पर उमड़ है,
इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ से छत्रपति शिवाजी चौक से यहाँ से आगे बढ़ रही हैं। छत्रपति शिवाजी चौक की तस्वीरें अभी आप तस्वीरों में देख पाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए लगातार जनता के बीच में और इस उम्मीद के साथ कि जिस तरीके का जोश यहाँ पर जिस तरीके का फूलों से स्वागत, गुलाब और यहाँ पर हम देखें गेंदे के फूलों से स्वागत हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कहीं ना कहीं यहाँ की जनता आश्वस्त कर रही है कि जिस तरीके से आज उनके अंदर जोश है। 7 मई को तीसरे चरण के अंदर जब यहाँ पर मतदान होगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसी तरह का जोश जो है मतदान के दिन भी दिखाई देगा। और हम जानते हैं कि बरेली का अगर पुराना इतिहास अगर उठा के देखा जाए मतदान का, तो एक अच्छा मतदान का प्रतिशत बरेली के अंदर देखने को मिलता है। और इसी वजह से यहाँ से लगातार जो है, यहाँ से हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमेशा यहाँ से जीतते रहे हैं। सबसे ज्यादा संतोष गंगवार ने यहाँ से जीत हासिल की और आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो बरेली से जो यहाँ से उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के छत्रपाल सिंह गंगवार, वो भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जनता का ये अभिवादन जो मिल रहा है, जनता का जो प्यार अपने प्रिय नेता को मिल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है ये वोटों में भी तब्दील होगा, ये सीटों में भी तब्दील होगा और एक अच्छी जीत तीसरे चरण के अंदर बरेली की जनता बरेली लोकसभा के अंदर अपने उम्मीदवार को वोट देकर भेजेगी। बिल्कुल, अनुज आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद जी का रुख कर लेता हूं। विनोद जी, अनुज को हम सुन रहे थे और साफ तौर पर तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, लेकिन हमने देखा है कि जब भी चुनाव होता है तो 5 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकर जनता के पास जाते हैं और वो रिपोर्ट कार्ड बहुत कुछ कहता है कि बीते 5 साल में हमने क्या कुछ किया है। और ऐसे में अब की बार 2019 के बाद से लेकर 2024 अब की बार भी वो रिपोर्ट कार्ड लेके लोगों के समक्ष पेश हुए और उन्होंने दिखाया भी और बताया भी कि हमने बीते 5 साल में क्या कुछ किया है। कितना बड़ा प्रभाव इससे जनता के दिलों तक पहुंचने में मिलता है और साफ तौर पर वोट परसेंटेज में आगे बढ़ने के लिए मिलता है। आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं जो ये नजारा देख रहा हूं, मैं इस नजारा देख के अभिभूत हूं। यहाँ जिस तरह से लोगों में उत्सुकता और उल्लास देखता हूं तो मुझे लगता है कि सचमुच में भारत का लोकतंत्र जो है वो दुनिया में ऐसा सुंदर और ऐसा खूबसूरत नजारा शायद दुनिया के किसी देश में नहीं होगा जी। आप ये देखिए कि किस तरह से नजारा, लोगों में क्या उत्सुकता है, क्या एक एक लोग जो वहाँ खड़े हैं और हर कोई चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के करीब कैसे वो दिखे। हर एक की जो ये कोशिश है अपने मोबाइल फोन से अपने सेल्फी लेने की कोशिश में वो एंगल बना रहा है, कटआउट्स को भी सामने में रखा हुआ है कि कम से कम मोदी का, प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो एक नजारा उसके कम से कम उसके मोबाइल फोन में ये तस्वीर कम से कम वो भर के आए जी। ये जो उत्सुकता है ये भारत है। इस भारत को जो झुठलाने की कोशिश हो रही है, जो आप हमसे पूछ रहे थे कि ये देखिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप देखते हैं कि लोग किस तरह से आपको रिस्पॉन्स करते हैं लोगों में, वो लोगों के बीच में, तो क्या इस देश के किसी नेता ने ये कोशिश की है कि इस देश के लोगों से लगातार संपर्क रखने का, लगातार उनसे संवाद करने का, ये लगातार संवाद करने और संपर्क का ये नतीजा जब है उसका रिजल्ट ये रोड शो होता है। कि ये आप रुहेलखंड की बात अभी अनुज कह रहे थे, तो रुहेलखंड की जो तस्वीर थी क्या ये 10 साल पहले ऐसी थी? तो बिल्कुल नहीं थी। ये रुहेलखंड प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस मेहनत ने कैसे बदला है, इसका नजारा आप देखिए कि जब वो अनुज कह रहे थे कि 7 सीटें 2019 में जीते, तो आप ये देख लीजिए कितना चमत्कार था। जब सपा बसपा का ये रुहेलखंड एक गढ़ हुआ करता था और दोनों अलायंस में थे 2019 में, या मैं नहीं भूलना चाहिए कि सपा बसपा का दोनों का अलायंस था, उसके बावजूद 10 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। और आज सपा के साथ कांग्रेस है, जो कांग्रेस कम से कम इन इलाकों में लगभग गायब सी हो गई है।
तो इस इलाके की ये नजारा देखने के बाद आप जब आप बीजेपी का देखेंगे, उसके कार्यकर्ताओं को आप देखेंगे, वो जोश को देखिए, उस मोमेंट को आप देखिए कि लोग किस तरह से यहाँ पे शामिल हुए हैं, इस भीड़ में शामिल हुए हैं। तो आपको एक बार बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं को भी ये देखना पड़ेगा जो कम से कम प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस संवाद को इतने लोगों के बीच में जमीन पे पहुंचा पाए हैं। ये भी गौर करने की बात है कि 3 दिन के अंदर में आप देखिए कि राजनीति का कैसा डिस्कोर्स बदला है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बांसवाड़ा में ये बात कह के राहुल गांधी के इस अभियान को एक तरह से उन्होंने लोगों के सामने में लाया कि जो ये मैनिफेस्टो है वो कैसे एक मुस्लिम लीग की पूरी 100% छाप है, यह बात जब लोगों के सामने में रखी तो उसका भी एक रिएक्शन होता है। आज ही बांसवाड़ा में जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात कही थी वहां चुनाव हुआ है और उसका आप देखिए कि कितना जबरदस्त वहां पोलिंग टर्नआउट बढ़ा है। तो ये इम्पैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी का है, जब वो बताते हैं, जब वो बात करते हैं, संवाद करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी होता है। और वो इम्पैक्ट आपको ये देख रहा होगा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि ये 400 पार के लिए पूछ रहे हैं कि 400 पार क्यों, तो इसका जवाब वो देते हैं कि 400 पार इसलिए कि जो भारत का संविधान है जिसमें जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो गरीबों दलितों को ओबीसी को जो कोटा मिला हुआ है उसमें कोई सेंधबाड़ी नहीं करे, इसके लिए 400 पार है। तो ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कई भी बातें लोगों के दिल में उतरा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब बात करते हैं तो प्रूफ के साथ बात करते हैं और वो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान की बात करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि ये संसाधन पर भारत के लोगों का, ये भारत के देश के संसाधन पर पहला हक किसी मुसलमान का है, तो वो बताते हैं कि पहला हक गरीब का है। तो जाहिर सी बात है कि ये गरीब को और ये चीजों के में राहुल गांधी जब कहते हैं कि हम इसका एक्सरे कराएंगे कि किसके पास कितना धन है और उसको बांटेंगे, तो शायद लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं इसका नजारा भी इस रोड शो में लोगों की भीड़ से है। तो ये चीज जो लोग कहते हैं कि हवाई बात होती है, वो हवाई बात नहीं होती है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ बात कहते हैं अपने ठोस तर्कों और ठोस प्रूफ के साथ कहते हैं, केस स्टडी के सामने में रख के कहते हैं, तो लोगों के दिलों में बात उतरती है। जो ये भीड़ आपको बता रही है कि ये नजारा जो है वो भी लोगों के मन में है कि ये उनके साथ में एक छल हो रहा है और जो उनको बताया जा रहा है वो फेक नैरेटिव है। और इस फेक नैरेटिव को झुठलाने के लिए भी शायद आज बरेली में चारों बगल इस तरह से लोग जुटे हुए हैं, जो इस बात का तस्दीक करता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गौरव जी, विनोद जी, अनुज आपका रुख करूंगा। अनुज, साफ तौर पर शंखनाद तो चुनाव का हो ही चुका है, लेकिन एक शंखनाद यहां से भी नजर आ रहा है क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं बरेली में। ऐसे में जो अब की बार के फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और जो युवा मतदाता हैं उनके बीच कितना उत्साह नजर आ रहा है? अनुज, तो चलिए विनोद जी का एक बार फिर से रुख करते हैं, अनुज से हम फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। विनोद जी, साफ तौर पर हमने देखा कि एक शंखनाद तो साफ तौर पर चुनाव का हो ही चुका है। एक शंखनाद की तस्वीरें यहां से भी नजर आ रही हैं। जो युवा जो मतदाता अब की बार के हैं वो यहां पर शंख बजाते हुए, डमरू बजाते हुए नजर आ रहे हैं। हम कह सकते हैं क्योंकि इस बात को हमने देखा है कि युवा मतदाताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक खासा क्रेज देखने को मिला है और ऊपर से डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। ये अब की बार के चुनाव में कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आएगा? और देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने यूपी के हर मंच से, हर रैली में कम से कम योगी आदित्यनाथ की उस बात को, ये बात रेखांकित करते हैं और जोर शोर से ये बात उठाते हैं कि जो लोगों में एक भय बना हुआ था, सुरक्षा को लेकर लोगों में जो चिंता बनी हुई थी, उसको योगी आदित्यनाथ ने कैसे खत्म किया है। एक जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार प्रशासन को किस तरह से उन्होंने जमीन पे इस बात को करके दिखाया है। तो ये बात लोगों के मन में तो जरूर ये बात है कि जो कहा तो किया। खास करके आप ये देखिए कि राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उससे भी लोगों के एक तरह से आकर्षण बढ़ा है कि इसने जो बीजेपी ने जो बात अभी तक कही है उसको करके दिखाया है। आर्टिकल 370 को हटा के भी एक तरह से लोगों के मन में ये बात जरूर एक बात विश्वास बैठा है
कि बीजेपी अपने संकल्पों को कोई हवाई संकल्प नहीं करती है, उसको एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में उसको पालन कराने के लिए, उसको लागू कराने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है। तो ये विश्वास कोई एक दिन का नहीं है। ये जो आप हाथ लहराते हुए लोगों की भीड़ देख रहे हैं, ये जो आप मोबाइल फोन खोले हुए हर आदमी को सेल्फी लेते हुए देख रहे हैं, वो एक दिन में नहीं बनता है गौरव। इसके लिए लोगों के बीच में करके दिखाना होता है। और वो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि जो उन्होंने कहा उसको करके दिखाया है, तो इसकी तस्दीक ये भीड़ करती हुई दिखती है। जब ये अपार भीड़ इस शाम में, इस सुहाने शाम को किस तरह से गुलजार बनाए हुए है झुमका बरेली वाले को, तो आप ये देख सकते हैं कि बरेली वाले का जो दिल है आज जरूर अपने साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी को पाके खिल उठा है। और वो आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को हाथ में तस्वीर लिए हुए, कटआउट लिए हुए जिस तरह से उनका अभिवादन कर रहे हैं, तो ये भी बात आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हर के दिलों में जगह बनाई है। चाहे वो युवा हो, चाहे वो वहाँ के बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी तबका हो, चाहे कोई वर्ग हो, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, जिन्होंने समाज में परिवर्तन देखा है, जिसने भी देश में परिवर्तन देखा है, वो कम से कम आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक बात तो जरूर कहता है, इस देश में नेतृत्व के रूप में जो क्षमता पीएम मोदी ने दिखाया है, वो अपने आप में एक इतिहास का गौरव बनते हुए दिख रहा है। गौरव विनोद जी, ये तो साफ तौर पर नजर आया, लेकिन हम युवाओं की जब बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, उनको सशक्त करने के लिए लगातार तमाम तरह की कवायदें भी चलाई गई हैं। ऐसे में बरेली की बात करें और साफ तौर पर पश्चिमी यूपी की बात करें या समूचे यूपी की बात करें, तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो कवायद थी वो तेज गति से जारी थी और ये डबल इंजन की सरकार में साफ तौर पर नजर आया। ऐसे में अब की बार के चुनाव में क्या मुद्दे ऐसे हैं जो अब की बार सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए गौरव, ये एकदम जमीनी सच्चाई को हम लोग इस बात को देखिए, हमारे सारे रिपोर्टर सभी डीडी न्यूज के फील्ड में हैं और जब वो लोग बताते हैं कि देखिए लोगों का इम्पैक्ट, सबसे बड़ी चीज क्या होती है जब वो खुद का महसूस करता है कि उसके जीवन में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो उसके जीवन में अगर आप बदलाव को देखिए कि एक स्वच्छ भारत अभियान ने इस बरेली शहर को जो आप भव्यता देखते हैं, उसकी दिव्यता देखते हैं, शायद आपने कभी इस शहर को 10 साल पहले इस तरह का नजारा आपने देखा होगा। तो कोई भी शहर की जो झांकी बदलती है, सूरत बदलती है, वो डेफिनेटली उस देश, उस जगह के जो प्रशासन है, उस देश जगह के जो चीफ सीएम है, उनके पीछे भी एक उनका एक निष्ठा और उनका जो एक विश्वास होता है वो भी है। तो डबल इंजन की जब बात कर रहे थे तो यही उत्तर प्रदेश है जो एक बीमारू स्टेज के श्रेणी में था। आज अगर यूपी बीमारू स्टेज से बाहर निकल के सबसे बड़ा इन्वेस्टर सेंटर बना हुआ है, यूपी में इन्वेस्ट हो रहा है, यूपी में लोग आ रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, यूपी में बड़े बड़े जो आप कारोबारी हैं, बिजनेसमैन है, वो कई बिजनेस सबमिट किया है। और वो अगर यूपी की सुरक्षा व्यवस्था, यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपी में जो कामगार का स्किल है, उससे प्रभावित होकर अगर यूपी आ रहे हैं, तो उसके सामने में सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर मोदी और योगी ही दिखता है जो उसको भरोसा देता है कि उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ सुरक्षित है। और जब कारोबारी ये बात समझता है, उद्योगपति समझता है कि उसका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है, तो वो वहां जाता है। आज आप पश्चिम बंगाल की हालत देख लीजिए और आज आप उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए, आपको जमीन आसमान का अंतर समझेगा कि एक पूरे कारोबार के रूप में भारत में जाने वाला पश्चिम बंगाल किस तरह से वहां उद्योग और उद्योगपति उखड़ गए, और एक यूपी जो एक बीमारू स्टेट के होने के बाद कैसे एक उभर के भारत के मानचित्र पर एक उद्योग के रूप में, एक उद्योग कारोबार के रूप में, एक इंडस्ट्री के एक्टिविटीज के रूप में, बड़े बड़े कॉरिडोर के रूप में आज अगर यूपी स्थापित हुआ है, तो इसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति ही है। बिल्कुल, और यही सब वजह तो है जिसकी वजह से ये तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया उत्तर प्रदेश। डेफिनेटली ये बात आपने बिल्कुल रिमार्केबल कहा कि दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था अगर यूपी बनी है, तो उसके पीछे आप डबल इंजन सरकार को एक बड़ा क्रेडिट दे सकते हैं कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति से ये चीज संभव हुआ है। उसमें लोगों की भी भागीदारी है, जो लोग इस बात को जानते हैं कि ये आप कम से कम यूपी इस मामले में तैयार है, जहां इन्वेस्ट किया जा सकता है, जहां इस बात को लेके कि वहां के जो कामगार हैं जिनको एक संतुष्टि है, तो जाहिर सी बात है कि यूपी नंबर 1 नंबर 2 क्या यूपी अभी
आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि यूपी भारत का सबसे बेस्ट इन्वेस्टर्स प्लेस बनने के सामने में तैयार होगा, जहां 24 घंटे बिजली, कनेक्टिविटी के मामले में हर शहर कनेक्ट है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरे भारत में अभी अव्वल नंबर 1 है। तो आप कह सकते हैं कि डबल इंजन सरकार और मोदी के जो कुशल नेतृत्व है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इस देश में जो कितना बड़ा परिवर्तन लाया है, उसका जीता जागता उदाहरण भी यूपी है। और खास करके बरेली के इसका इलाके को आप देखिए तो ये भीड़ जो आपको दिख रही है रोड शो में, वो ये सारे जमीनी सच्चाई को बताते हुए ये लोग आते हैं जो उनके कामों को एक तरह से सराहना करते हुए भीड़ सामने में दिखती है और प्राइम मिनिस्टर मोदी का अभिवादन करते हुए दिख रही है। बिल्कुल विनोद जी, मुझे लगता है कि साफ तौर पर यहाँ पर तमाम तो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तमाम यहाँ पर कीर्तिमान गढ़े हैं, जैसे कि एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जिसकी हम बात करते हैं, एक जिला एक उत्पाद, उसने सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ी है। बरेली की बात हम कर लें, बरेली 2 चीज के लिए मशहूर है। जब आप कहते हैं ना झुमका बरेली वाला, तो ये वहाँ झुमका और वहाँ हस्त कलाकारी जो है, हस्त कारीगरी जो है, वो इसके लिए बरेली बहुत मशहूर रहा है और काफी पहलों से रहा है। ये रुहेलखंड का अपना इतिहास है, महाभारत काल से लेके, और अफगानी जो थे वहाँ रुहेल उनके साथ तक में भी, लेकिन उस चीज को, लेकिन वहाँ के नेचर में, वहाँ की संस्कृति में आपको इस तरह की चीजें मिलेगी। लेकिन बांस जो है वो वहाँ का सबसे बड़ा उद्योग था। आज यहाँ वो आप देखिए बरेली में कि बांस पे आधारित जितने उद्योग है, जो वहाँ पे छोटे छोटे जो हस्तकरघा के लोग, काम करने वाले लोग हैं, वो सारे लोग किस तरह से उस चीजों को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम पे कैसे छोटे छोटे एक एमएसएमई के तरफ वहाँ पे डेवलप हुआ है। तो ये शहर जब एक अपने संस्कृति और अपने जो छोटे कारीगरों को, उस कारीगरों को लेके जब सामने में आता है तो शहर की भव्यता बढ़ती है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक योजना चलाई थी, उस योजना में देखिए कि जो भी कारीगर थे, जो छोटे छोटे पारंपरिक कारीगर थे, उन कारीगरों को एक तरह से हौसला दिया गया सरकारी योजनाओं के कारण, और उसके कारण आप देखिए कि ये सारे कारीगर जो किसी भी परंपरागत रूप से अपनी व्यवस्था में, पारिवारिक रूप से अपने का परंपरा में से कट से जा रहे थे, वो दोबारा अपने अपने काम में लौटे हैं। और वो विश्वकर्मा योजना में भूल गया था उसका नाम है, और विश्वकर्मा योजना ने इस शहर की एक तरह से रौनक बढ़ा दी है कि वो पुराने कारीगर, पुराने दस्तकार इस विश्वकर्मा योजना में उनको एक सबल आर्थिक बल मिला है और वो फिर से अपने काम में लौटे हैं। तो ये शहर की एक झांकी जो आप देख रहे हैं, चाहे वो बांस का उद्योग हो, चाहे वो झुमका बनाने वाला उद्योग हो, चाहे दूसरे कारीगरी का उद्योग हो, सारे उद्योग अगर निखर के आए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक विजन होता है जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी आप उसको रेखांकित करते हुए देख सकते हैं। गौरव, बिल्कुल विनोद जी, जो विजन है, जो मिशन है, वो साफ तौर पर तो नजर आ रहा है। मिशन अब की बार 400 पार का है और विजन भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो तमाम काम अभी तक किए गए हैं उनके जरिए जनता के दिलों तक पहुंचना और उसके बाद फिर सत्ता पे काबिज होना, तो ये पहला यहाँ पर जो उनका कदम है वो हमेशा से देखने को मिला है। डबल इंजन की सरकार के तमाम जो यहाँ पर बड़ी बातें थी वो तो हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो युवाओं के मन में अब की बार के जो तमाम जो ख्याल हैं, जो साफ तौर पर रोजगार को लेकर और जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर, ऐसे में देख रहे हैं कि बरेली भी काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये सवाल से तो हट के बात करता हूं कि देखिए, जब ये बात सत्ता में आने का तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने तरफ से कोशिश करती है, लेकिन सत्ता में आए कैसे, उसके लिए ये बात जब वो नैरेटिव्स पे लेके आते हैं, फेक नैरेटिव्स के साथ डिस्कोर्स बनाने की बात करते हैं, जिसको पीएम मोदी इकोसिस्टम कहते हैं, वो चीजें जब आप देखते हैं तब उसको जमीन पे आप ये सब उसको कंपैरिजन करेंगे तो ये हमें इस बात को थोड़ी सी इस पे बात करनी चाहिए कि पिछले फर्स्ट फेज से लेके जब से चुनाव शुरू हुआ है और सेकंड फेज के आज के खत्मी तक में आप ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश के अलग अलग हिस्से में 34 बड़ी रैलियां की है और उसके अलावा इतने दर्जनों रोड शो किया है लोगों के बीच में पहुंचने के लिए, लोगों के बीच में अपने रिपोर्ट कार्ड को रखने के लिए, लोगों के बीच में उनका अभिवादन और उनसे उनको थैंक्स बताने के लिए। ये सारे जब आप ये देखते हैं मोबाइल फोन पे ये तस्वीर उतारते हुए लोगों को, तो आपको लग रहा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब कहते हैं कि वो कभी भी घबराते नहीं है, न कभी डरते हैं इन आलोचनाओं से, वो जनता के बीच में जो काम कर रहे हैं और अगर जनता ने
उसकी स्वीकृति दी है, लोगों ने उसको इस चीज को एक्सेप्ट किया है, तो फिर उनको कम से कम राहुल गांधी के इन बचकने बयानों से और इस तरह की टिप्पणियों से शायद पीएम मोदी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात जब वो लोगों के बताते हैं तो शायद जनता भी उसको इस तरह से रिपोर्ट करती है, और जनता जब ये अभिवादन के लिए सामने में आती है तो शायद किसी नेतृत्व को लगता है कि जो बात वो कहते रहे हैं उसको जनता ने कहीं से एक्नॉलेज किया है। तो ये भी रोहिलखंड की, क्या आप कह सकते हैं कि बरेली में खास करके जो आज की जो शाम है, उस शाम में जो लोगों की ललक और जो उत्सुकता दिखाता है, इसका प्रभाव पूरे रोहिलखंड में पड़ने वाला है। और ये जो पड़ने वाला प्रभाव है, ये बात अभी तक के जो फेक नैरेटिव है कि आप घर में बैठ के और सोशल मीडिया कैंपेन चला के अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप दूसरे नैरेटिव में फंसाना चाहते हैं तो ये भीड़ आपको फंसाने नहीं देगी, क्योंकि ये भीड़ बताती है कि ये विकसित भारत के संकल्प के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ वो है, इसमें कोई भी डिस्कोर्स को मानने वाले नहीं है। गौरव, बिल्कुल विनोद जी, साफ तौर पर ये नजर आ रहा है क्योंकि आज जो तस्वीरें कैमरे में इन युवाओं के, इन लोगों के जो कैमरे में ये जो तस्वीरें वो कैद कर रहे हैं, ये तस्वीरें, ये लम्हा ताउम्र उन्हें याद रहेगा, क्योंकि ये रोड शो नहीं, इसको साफ तौर पर एक भव्य समारोह के रूप में ये मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे भी कई बार ऐसा मौका मिला है इस रोड शो में प्राइम मिनिस्टर मोदी का, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे आप देखिए, लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम इस रोड शो को कंपैरिजन करते हैं भारत के अलग अलग हिस्से के रोड शो को, तो लोगों की जो उत्सुकता है, लोगों में जो ललक है, वो ललक चाहे वो कन्याकुमारी में आप चले जाएं, चाहे केरल के तिरुवनंतपुरम में चले जाएं या उत्तर प्रदेश के बनारस में चले जाएं, हर जगह प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में जब लोग पहुंचता है और इस भीड़ में वो हर आदमी एक एहसास कराता है कि वो उनके उतने ही करीब है जितना बनारस के उनके अपने संसदीय क्षेत्र के लोग हैं। तो ये जो एक अपना लगाव है अपनत्व का, शायद इस देश में अब तक शायद किसी प्राइम मिनिस्टर को या एक नेतृत्व को नहीं मिला होगा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस 10 साल में अपने लगातार संपर्क में, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात कहूं तो भारत का ये पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने 10 साल के अपने प्रधानमंत्री के काल में 80 बार नॉर्थ ईस्ट का विजिट किए हैं। जो भारत से लगभग एक कटा हुआ वो 9 स्टेट बना हुआ था, आज भारत के मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है, चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे वो वायु से हो, हर सड़क संपर्क से हो। तो अगर नॉर्थ ईस्ट ये पाता है कि वो दिल्ली के करीब है, तो ये दिल्ली से जोड़ने वाला जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, तो हर एक बच्चा, हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग ये महसूस करता है कि दिल्ली उसके करीब है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके बीच में होता है। गौरव, बिल्कुल हमने देखा है कि तमाम नीतियां ऐसी बनाई गई हैं जिसमें साफ तौर पर बहुत प्रबल तरीके से सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आई है। शिक्षा नीतियों की भी बात करें तो बरेली में जैसा कि हमने देखा कि तमाम योगदान यहां पर दिए गए और जो तमाम अवसर लोगों को यहां पर दिए गए, उससे शिक्षा व्यवस्था में भी काफी बदलाव आया है। बिल्कुल, आप ये बात तो रिमार्केबल है कि योगी आदित्यनाथ का जो एजुकेशन मॉडल है, उस एजुकेशन मॉडल की चर्चा भले ही अखबार में और टेलीविजन में ना होती हो, एक दूसरे मॉडल की चर्चा लोग ज्यादा सुनते रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि यूपी में जो गर्ल्स ड्रॉप आउट थी, वो ड्रॉप आउट देश के किसी भी हिस्से से सबसे ज्यादा थी, और वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज बेटी को कैसे स्कूल से जोड़ा है, और यूपी अभी ड्रॉप आउट के मामले में सबसे नीचे पहुंचा हुआ स्टेट है। तो आप कह सकते हैं कि एक शिक्षा के मामले में एजुकेशन मॉडल ने आम गांव गरीब हर को एक शिक्षा का जो अधिकार है उसका अधिकार को उसके सामने में रखने का काम किया है। तो आप ये मान सकते हैं इस चीज को कि योजनाओं का बताना, योजनाओं को ये इम्प्लीमेंट करना, दोनों के बीच में कितना अंतर है कि जब आप किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज से 30 साल पहले कहा था कि गरीबी हटाओ, और जब ये आज गरीबी हटाओ की बात के लिए वो योजनाएं बनती है, तो इस देश में 25 करोड़ लोग इस गरीबी रेखा से ऊपर आ जाते हैं। तो इस दोनों का अंतर समझना पड़ता है। जब किसी समय में हम ये देखते थे कि बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया है, राष्ट्रीयकरण हो गया है, तो गरीबों को एक उत्साह लगता था कि ये बैंक उसका अपना हो गया है, लेकिन किसी भी गरीब का उसमें खाता नहीं खुलता है। यह देश ने आज देखा है कि गरीबों का क्या, आप एक गाँव चले जाइए, एक सुदूर वयोवृद्ध को देख लीजिए, बुजुर्ग को देख लीजिए, महिलाओं को देख लीजिए, आज गांव का हर एक आदमी का उस बैंक में खाता है। 28 करोड़ लोगों का खाता
और उसमें करोड़ों जो उसके सेविंग अकाउंट में पैसे हैं, ये देश की समृद्धि बताता है। इसको चाहे आप जितना भी नैरेटिव दीजिए, अगर देश का योजनाओं का एक पैसा लोगों के सीधे अकाउंट में जाता है तो आप कह सकते हैं कि इस डिजिटल पेमेंट ने वो भी लोगों को भरोसा बताया है। जब कभी कहा जाता था कि 1 रुपया में से सिर्फ 15 पैसा लोगों के बीच पहुंचता था। तो ऐसे कई प्रोभार्स हैं जो इस देश के राजनीति में एक मानक स्थापित कर लिया था। उन सारे चीजों को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस 10 साल में खत्म किया है। तो ये मानना पड़ेगा कि ये रोड शो की जो भीड़ है उस सारी दावे को एक तस्दीक करती हुई दिखती है कि जो डायरेक्ट पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट है, वो सीधे सीधे लोगों के बीच पहुंचा है, या योजनाओं से, चाहे वो गांव की बेटी हो, चाहे वो बुजुर्ग महिला हो, उस सबको फायदा मिला है। तो ये स्वीकृति जब आप देखते हैं तो आप ये रोड शो में देखते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक ललक पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए हजारों हजार लाखों लोग भारत के किसी भी हिस्से में चले जाइए, वो अगर सड़क के किनारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखने आते हैं तो ये मानना पड़ेगा इन योजनाओं को सही रूप में सही जगह पहुंचाने में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अभूतपूर्व काम किया है। गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए और इस पर रोशनी डालने के लिए। साफ तौर पर हमने देखा कि ये रोड शो कितना भव्य और दिव्य होता हुआ नजर आया, भारी संख्या में जनसैलाब यहाँ पर नजर आया। तो इसकी तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार रोड शो कर रहे थे बरेली में, जिसकी तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक दलों के नेताओं का एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। अब एक इंटरव्यू में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बौद्ध धर्म के प्रति प्रधानमंत्री मोदी के विश्वास पर सवाल उठाया, तो भारतीय बौद्ध संघ के अध्यक्ष ने ही कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय बौद्ध संघ के अध्यक्ष भंते संघप्रिय राहुल ने मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी की निंदा की है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को याद दिलाया है कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने तालकटोरा स्टेडियम में भगवान बुद्ध का जन्मदिन मनाया था। ये आज़ादी के बाद पहला अवसर था जब किसी प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध का जन्मदिन मनाया। साथ ही उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को याद दिलाया कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने विधानसभा के अंदर और मुख्यमंत्री के आवास पर भी बुद्ध की एक प्रतिमा लगाई थी। भारतीय बौद्ध संघ के अध्यक्ष ने कहा कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, आपने बुद्ध पर ध्यान क्यों नहीं दिया? आपने बुद्ध का उत्सव क्यों नहीं मनाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और किसी पार्टी ने भगवान बुद्ध का जन्मदिन भी नहीं मनाया। 2014 में पहली बार जब माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में भगवान बुद्ध का जन्मदिन पहली बार मनाया। जो आज़ादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री आया जिसने प्रधानमंत्री ने बुद्ध का जन्मदिन मनाया। और उनका जीवन जो रही, जब वो मुख्यमंत्री थे तो गुजरात में उन्होंने विधानसभा के अंदर भी बुद्ध की मूर्ति, और जो उनका मुख्यमंत्री निवास था वहाँ भी बुद्ध की मूर्ति। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मेरा प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप तो कांग्रेस पार्टी में मंत्री भी रहे, जब मनमोहन सिंह की सरकार रही तो आपने क्यों नहीं बुद्ध की तरफ दिया? बुद्ध का क्यों नहीं मनाया आपने? कौन आपको मनाने से मना किया? और प्रधानमंत्री ने आपको श्रीलंका, मंगोलिया, नेपाल, भारत में तमाम जगह जाके बुद्ध की हर विचारधाराओं को पूरे दुनिया में फैलाने का काम किया है। और भगवान बुद्ध भारत में पैदा हुए, कौन रोक रहा है? कोई रोक नहीं रहा कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए। ये केवल राजनीतिक फंडा है और राजनीतिक फंडा के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी केवल प्रधानमंत्री जी को बदनाम कर रहे हैं। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को निंदा करता हूं कि प्रधानमंत्री ने जितना काम किया है बुद्ध पर और किसी ने अभी तक नहीं किया। और इसी पर तमाम प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो भी चल रहा है। और इसी के साथ जनादेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। जनादेश के प्रायोजक थे
MDH